नमस्ते। मेरे साथ सतीश झा साहब हैं। सतीश झा साहब के साथ इधर थोड़ा एक अंतर हो गया। 25-30 दिन बाद मैं बात कर रहा था। मैं सतीश झा साहब एक अभी में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, नहीं तो फिर वो हो जाएगा जनसत्ता का। अभी आपने ग्रॉक करके से बातचीत करके काफी कुछ चीजें निकली हैं, उस पर हम लोग एक अंत में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में आज मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि 2 अप्रैल से नए टैरिफ, जैसा अमेरिका ने कहा था, 2 अप्रैल से नए टैरिफ लागू हो गए। अब जरा मुझे ये समझाइए कि जो नए टैरिफ लागू हुए हैं उसमें अमेरिका तो कह रहा है कि भारत ने सब अपने टैरिफ गिरा लिए हैं। भारत कुछ चीजों के लिए कह रहा है कि नहीं, इस पे हम नहीं गिराएंगे। आज जो आपकी समझ है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या क्या टैरिफ गिरे, और उसके बाद में मैं कुछ और मेरे प्रश्न होंगे, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन क्या क्या टैरिफ गिरे, क्या हुआ, इस पे जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल पे भारत सरकार ने जो रेट लगा रखे हैं, पहले 150% थे, अब 100% है उसके आसपास। वो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। और जितनी कोशिश सब सरकार कर रही है, तो वहाँ झगड़ा वहाँ शुरू हुआ है। बाकी पे भारत सरकार ने 2 महीने पहले से ही गिराना कम कर दिया है। और जितनी भी चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं, सब में कुछ टैरिफ काफ़ी गिराया गया, 15, 20, 25, 30, 40%। वो कब सब जो है अब 15-20% की रेंज में आ गए। खाली ऑटोमोबाइल तक गिरा नहीं। तो सारा मुद्दा वहाँ पे है, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी चीज़ पे आप 150% ड्यूटी लगा दें। जो गाड़ी अमेरिका मिलती है $1 लाख की, देश मिलती है 2.5 लाख, $3 लाख की। तो ये जो है, भारत के अमीरों ने इस पर हल्ला नहीं किया। इस पर हल्ला अमेरिका ने किया, क्योंकि कारें बिकती नहीं है। मेरा मानना है, उनकी कारें अगर आप टैरिफ 0 कर दो तब भी नहीं बिकेंगी भारत में। कारें वही बिकेंगी जो यहाँ बनाई जाएंगी। कुछ भारत की मार्केट की जो विशेषता है वो ये है। लेकिन ट्रंप ने जो किया है, इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। उसके लिए ये, जहां भी जिस देश पे ज्यादा टैरिफ दिखा, उस पर टैरिफ लगा दो। ट्रंप सोच विचार कर नहीं काम करते हैं, कि उनके रिएक्शंस हैं। वो सारी बातें इस तरह करते हैं कि अच्छा, आप अपनी बात कही, उनका फैसला फौरन आता है। उसमें सोचने विचारने की बात बिल्कुल नहीं आती कभी भी। ये आप उनका व्यक्तित्व है, ये आज का नहीं है, 50 बरस का व्यक्तित्व है। इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम अपने विरोधी को, प्रतिपक्षी को समझ लें, उसके अंदाज क्या है, उसकी चाल क्या है, सोचता कैसे है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। और हमने कोशिश ये की है कि उनको हम किस तरह से अपीज करें, उनको खुश करें, उनसे झगड़ा न करें। अच्छी बात, झगड़ा कर किसी को फायदा होगा नहीं। उनके साथ स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसे दांव पेश को, जैसे शतरंज के खेल खेलने पड़ेंगे। लेकिन ये जो है, हम लोग कैसे करेंगे, इस पे हमारे जो राजनयिक हैं या राजनेता हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा उनके साथ कैसे दांव पेश किया जाए। क्योंकि देखिए, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम उनके सामने एक 10वें के हिसाब में, एक 9वां, एक 10वां इकॉनमी में है। और हमारे यहाँ जितना उनसे आमदनी होती है, जो आपको एक्सपोर्ट पे दिखता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, वो उसमें शामिल नहीं है। जो $75 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जिसमें हमारा कुछ फायदा हो जाता है, उसमें सॉफ्टवेयर शामिल नहीं है। सॉफ्टवेयर उससे अलग है, क्योंकि वो सर्विसेज आ जाता है। और अगर सब कुछ हो भी गया, तो हमारा नुकसान जो होगा 2 से 5 बिलियन डॉलर का होगा। 2 बिलियन नहीं, 16,000 करोड़, 5 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़। इतने का नुकसान होगा हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में। हम इससे बड़ा नुकसान दिखता नहीं मेरे हिसाब से पूछे तो। लेकिन जो एक भावना बनती है, ऐसा हो रहा है, उससे दोनों तरफ बदलाव आएंगे नीतियों में। हमारी नीतियां बदलेंगी, शायद हम स्वावलंबी ज़्यादा बने, या ट्रेड बैरियर्स नए खड़े किए जाएं। हम उनसे झगड़ा नहीं कर पाएंगे, ये अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि भारत ने जो झगड़ा नहीं किया ट्रंप से, वो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि जो अभी हो रहा है, इसका असर धीरे धीरे होगा। हम सभी लोग एडजस्ट करेंगे। अमेरिका में ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ से जो दवाइयाँ सस्ती मंगाता है, उस पर अगर वो कोई कहते हैं कि हम बढ़ा देंगे, वो बढ़ाइए आप, नुकसान तो आपका होगा। ट्रंप की ये समझ नहीं आ रही है कि अगर आप टैरिफ बढ़ाएंगे अपने देश में, किसी दूसरे देश के ऊपर लगाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? आपके कंज्यूमर का होगा। आपके वहाँ के लोग कम खरीदेंगे, यहाँ के लोग, इनका भी नुकसान होगा, क्योंकि कम बेच पाएंगे। उनका नुकसान, वो कम खरीदेंगे। तो बेसिकली कोई भी टैरिफ होता है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के द्वारा आता है। तो ये अब तक जो पिछले 75 साल में भूमिका रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की या गैट की, हो कि ट्रेड बढ़ाया कैसे जाए। ट्रंप को जी। तो ना ट्रेड से रिश्ता है ना कुछ। उनका ये कहना है कि जो देश हमसे जैसा करेगा, उससे हम उसके साथ करेंगे। और उनको ये जी। लगता है कि बाकी देशों ने जो बड़े बड़े टैक्स लगाए हैं, उससे उनका नुकसान हो रहा है। उससे उनका नुकसान वाकई नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मार्केट आपके है ही नहीं है। हिंदुस्तान में जो फोर्ड ने बनाई अपनी
जीएम ने बनाई कंपनी, यहाँ बनाने से उन्होंने कोशिश की कार बेचने की, उनकी कार ऐसी है ही नहीं कि लोग खरीदे। वो जापानी कार खरीदेंगे, जर्मन खरीदेंगे। हम भी अमेरिका में जो पढ़े लिखे लोग हैं क्या करते हैं, वो जब जर्मन जापानी गाड़ी देते हैं, जो देशभक्त है वो अमेरिका गाड़ी देते हैं। ये है अमेरिका के इसके मार्केट की, क्योंकि अमेरिकन गाड़ियों ने कुछ ऐसी कोशिश ही नहीं की टेस्ला के अलावा। तो टेस्ला पे अलग तरह की चैलेंजेस है, और टेस्ला को जो है चीन का जो BYD है वो इसको पीछे छोड़ देगा दुनिया के मार्केट में, उस पर कोई दो राय नहीं। कि मैन्युफैक्चरिंग में जब भी आप आएंगे तो चाइना ने जो महारत हासिल की है वो भी अमेरिका की शहर से की है, उसके समर्थन से की है, उसके सहयोग से की है। वो किसी के पास नहीं है, उसको उसका कोई उससे लड़ने वाला भी कोई है नहीं देश उस स्केल पे और उस तरह से। तो इसका जी जो असर होगा बहुत छोटा सा है, 2 से 5 बिलियन डॉलर। लेकिन बात करने के लिए अब नेगोशिएशन जो होगा, इसमें अगर हमारे राजनीतिक चतुर हैं, ये हमें मौका मिलता है नेगोशिएशन का। जी तो ये सारे बातें जी नेगोशिएशन, ये मौके हमारे पास हैं, जो आज की जो हमारी ट्रेड रिलेशनशिप है, तो कैसे एक नया आयाम है। अब इस पर निर्भर करता है कि पीयूष गोयल क्या करते हैं और यशवंत क्या करते हैं। जी जी। मैं सतीश जी, मैं एक और चीज, क्योंकि 20 जनवरी को ये इन्होंने सत्ता संभाली थी, करीब 2 सवा 2 महीने हो रहे हैं, मैं एक चीज और समझ लूं आपसे। जब ये आए थे तो बहुत हल्ला मचा के आए थे कि गाजा में ये कर देंगे, देखिए, और पहले वो कर रहे हैं, और ये भी हुआ कि गाजा में इनके शपथ से जस्ट पहले सीज फायर और क्या क्या ये हो जाएगा। और दूसरा यूक्रेन पे, लेकिन दोनों फ्रंट पे अभी तक तो मुझे जैसा लग रहा है कि ना गाजा में कोई पीस हुई है। वो ये जरूर है कि अमेरिका साथ में खड़ा हो गया है, मतलब वो हमास वाले को पीटने में वो साथ दे रहा है उनका। और उसी तरह से यूक्रेन वाले युद्ध में अमेरिका रशिया के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें बाकी तो युद्ध में मतलब सीज फायर ठीक है, 30 दिन का सीज फायर है, लेकिन उसमें कुछ आगे बहुत बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं इन दोनों पे, गाजा और यूक्रेन पे। गाजा में ट्रंप का एक पर्सपेक्टिव है, एक्चुअली 2 पर्सपेक्टिव। एक तो ये है कि इजराइल से अलग नहीं हो सकता, नंबर 1। और नंबर 2, गाजा में छोटी सी जगह है, 400 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है, उसको हथियार लोकतान से रियल एस्टेट डेवलपमेंट करो, किसी भी तरह से उनको कोई ऑल्टरनेट जगह दे दो। अगर वो 25 साल में उसको ठीक नहीं कर पाए तो क्या कोई वजह नहीं कर पाएंगे, उनको कहीं और जगह बसा दो। कोशिश कर रहा है, सारी कोशिश तो होगी कि कोई नया तरीका निकाला जाए, क्योंकि इसका कोई सीधा रास्ता है नहीं। अगर आप इजराइल को टीम नहीं कर सकते तो आप इसका हल निकाल नहीं सकते। इजराइल को टीम करने की स्थिति में अमेरिका कभी नहीं होने वाला है, तो इसका कोई हल नहीं है। इस पे क्या होगा, वो क्यों क्यों नहीं कर पाए। वो चुनाव पहले कहते थे मैं एक चुटकी में कर दूंगा, मैं एक दिन में कर दूंगा। वो तो खैर एक उनका अंदाज है अपना दावे करने का, उसको ब्रैगेडोसियो अमेरिका में कहते हैं, तो हम की तरफ जो उनका दिखता है। लेकिन गाजा में जो भी होगा, कोई संभावना नहीं है इसके अलावा कि अमेरिका जबरदस्ती उन लोगों को हटा कहीं जगह दे दे। अगर अच्छी जगह देगा तो बात अलग हो गई, तभी जो लोग गाजा के हैं उनका विरोध चलता रहेगा। देखिए, जो राष्ट्रीयता की बात होती है उसका कोई आसान इलाज नहीं होता, लेकिन उसको अगर चाहेंगे तो शुरू में ये कर सकते हैं कि चाहे आसपास के देशों से कहते हैं सबको ले लो, बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है, 10-1 लाख लोग हैं। अब आप सीमा देखिए, दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है, गाजा की आबादी करीब 10 लाख के आसपास थी। दिल्ली का इलाका करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर का है, गाजा करीब 400 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो जमीन के साथ बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको कैसे हल करते हैं, कैसे लोगों को साथ जोड़ते हैं, वहाँ सारी बात है। और ये अभी तक कुछ कर नहीं पाए और न कर पाएंगे। इसके अलावा कि वो उनको इजराइल का साथ देना उनकी मजबूरी है, और गाजा में कुछ ना कुछ करते रहना भी उनकी मजबूरी है, कि दिखाना पड़ेगा कुछ कुछ हो रहा है। बीच का हल दिखता नहीं है, न बिल क्लिंटन कर पाए, न बराक ओबामा कर पाए, न बुश कर पाए। इसका कोई आसान हल नहीं। इसका एक तरीका जो कहा था, लैंड डेवलपमेंट करो। अगर लैंड डेवलपमेंट करके सब उनको दे दो और इजराइल कंटेन कर लो तो बात अलग है, लेकिन इजराइल भी वही चाहता है, जमीन हथियाना चाहता है। तो सारा जो खेल जमीन हथियारे का, उसके लिए लोग जो हैं वो अपने आप एक कोलैटरल डैमेज कर गए। ये तो क्या गाजा का। यूक्रेन के बारे में पुतिन और ट्रंप का रिश्ता बहुत साफ है, और उसमें कोई आप बदलाव कर नहीं सकते किसी भी तरह से। तो ये जो ज़ेलेंस्की ने जो बात की है, उसने यूरोप के साथ बनाना शुरू किया। उसने यूरोप में कहा कि यूरोप ने अपनी पेट्रियटिज्म शुरू करनी चाहिए, यूरोप को अमेरिका से रखना चाहिए। यानी कि ज़ेलेंस्की जो है अमेरिका यूरोप रिलेशनशिप को एक तरह से बदल रहा है। तो उसमें जो है वो उसको बदलना आसान नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। ये लम्बा चलता जाएगा। आप देखें कुछ दिन
तनाव कम होगा, कुछ दिन बढ़ेगा, कुछ दिन ज़्यादा बाजार बहुत बहुत भारी पड़ेंगे, कुछ दिन शांत हो जाएगा। ये चलता रहेगा काफ़ी अरसे तक, क्योंकि ट्रंप में ज़ेलेंस्की को टेम करने की अभी ताकत नहीं है, क्योंकि यूरोप उसके साथ खुलकर नहीं है। आनंद जी। जी। मैं मैं सतीश भाई एक अंतिम प्रश्न पूछ के इसको खत्म करेंगे। एक अजीब से, मेरे हिसाब से एक बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट हुआ है बांग्लादेश और चीन के बीच। बांग्लादेश के जो सीईओ हैं, जो सीईओ या जो भी उनको बोला जा रहा है, चीफ ऑफिसर या बांग्लादेश के, यूनुस साहब, वो 4 दिन की चीन यात्रा पे गए। पहली अव्वल तो मुझे ये लगता है कि शायद हम लोगों ने वो एक हमारी एक चूक हुई है कूटनीतिक। हमें किसी तरह से मोहम्मद यूनुस तो हमसे ज्यादा क्लोजनेस है, हमारा बॉर्डर कॉमन है, हमारा कल्चर बहुत कुछ कॉमन है, उनको हम लोग भी बुला सकते थे, लेकिन वो फाइनली खैर चीन पहुंच गए 4 दिन के लिए। वहां पे जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है वो मेरे हिसाब से बहुत डैमेजिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने वहां चीन में बैठ के वो कहते हैं कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं, भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये लैंड लॉक्ड हैं। वो फिर ये कहते हैं कि इसको जो समुद्र से एक्सेस है वो केवल हम ही दे सकते हैं, और हम इसको पूरे समुद्र को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इधर के समुद्र को। अब इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोग लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसका एक इंटरप्रिटेशन ये है कि बांग्लादेश कह रहा है कि भाई अगर जो भी व्यापार, जो भी कुछ करना है वो हम अहम है। दूसरा कुछ लोगों का एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि वो इनडायरेक्टली चीन को भी ये कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें कहीं पहुंचना होगा यहाँ तक, नॉर्थ ईस्ट तक, तो एक रास्ता हमारे यहाँ से भी है। ये जो स्टेटमेंट को चीन में जाके मोहम्मद यूनुस को क्या देने की जरूरत थी, नंबर एक उसका वो, और दूसरा क्या वी फेल्ड कि हम पहले मोहम्मद यूनुस साहब को अपने यहाँ बुला लिए होते तो शायद चीजें थोड़ी आसान रहती है हमारे लिए। मैं दोनों चीजों पे सतीश हासन। जो यूनुस कभी भारत परत नहीं रहे हैं, पहली बात भारत परत नहीं रहे हैं। दूसरी बात, हसीना जब तक यहाँ है उनकी पॉलिटिक्स उनको यहाँ नहीं आने देगी। तीसरी बात, जो चीन के साथ उनका रिश्ता है उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कोई ऐसा समर्थन चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो और कुछ बात हो सके, और वहाँ उन्होंने कोशिश की है एक नया रास्ता खोलने की। चौथी बात, वो ये जो उनको प्रलोभन दे रहे हैं उससे हमारे लिए भी अच्छा है कि वो उनका चीन का एक दावा जो रहा है 7 राज्यों पर, वो पुराना है। और वो क्योंकि एक जमाने में अंग्रेज दोनों देशों को रूल करते थे, बरतानिया करता था, उस समय चीज़ें आसान थी तो बढ़ गई। उससे बाद जब चीन जगना शुरू किया तो उससे दावा करना शुरू किया, जो लोग हमारी तरफ दिखते हैं आसपास उनको जोड़ते रहो, उसकी छात चलती रहेगी। हमारी डिप्लोमेसी, देखिए अभी तक आप देखो तो हमेशा हमारे पॉलिटिकल ऑफिसर्स हुआ करते थे भूटान में और सिक्किम में। हमेशा वहाँ पे जो सब कुछ इंतरिम चलता था, सातों सातों राज्यों में बहुत खुशी की है। लेकिन कहीं अरुणाचल वाले इलाके में हमने हमारी कमजोरियां दिख गई और हम उसको संभाल नहीं पाए। अब सब मिला करके जो वहाँ के जो राज्य के लोग हैं, कितना पैसा उसमें देके, अगर वो हमसे उस तरह जुड़ नहीं पाते, अंत में अंदर से जुड़ नहीं पाते। एक बात माननी पड़ेगी, वहाँ हिंदी भी है, लोग हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, किसी को चीनी नहीं आती, उनकी अपनी भाषा आती है, तो गुंजाइश बहुत कम है कि वो लोग चीन से जुड़ेंगे। लेकिन चीन की अगर आप उसकी तरफ से देखें, इसकी कोशिश है कि जितना जोड़ते चले जाओ, जितना दबाव रख सको रखो। तो बांग्लादेश के यूनुस ने अगर ऐसा किया है तो एक तरह से उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, कभी हमारे पास आओ, वहाँ क्यों जा रहे हो। उसको आवश्यकता चीन की है विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। अगर ये एक नई डेवलपमेंट शुरू होती है, इसको मैं डिस्टर्बिंग की जगह मानूंगा, एक नया रास्ता खुल रहा है, एक नई बहस का, नई बातचीत का, वो डिफ्लेक्ट करता है जो सातों हमारे राज्य उनसे, जो चीन का अगर वो उसकी नजर वहां से अलग होकर बांग्लादेश चली जाए। वैसे इतना बड़ा देश है वो, तो अफ्रीका के सारे देशों के साथ खेल रहा है करीब 30 बरस से, और तमाम देशों के साथ खेल रहा है। ये पूरा नस्ल रूट कोशिश कर रहा है कुछ कुछ करने की। हम जानते भी नहीं कितना उससे किया, हमारी दिल से शांति होगी, लेकिन पब्लिक को ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। इसके अलावा कि कुछ वो काफ़ी उससे इन्वेस्टमेंट किया है, और उसके तहत जो है अब चीन के लिए बांग्लादेश एक छोटा सा मुद्दा रहेगा। बांग्लादेश बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, उससे बगल में वो भी है। हम नहीं कर सकते बांग्लादेश का कुछ भी, क्योंकि हमने दिखाया है पिछले करीब 55 सालों में कि हमें लोगों से, पड़ोसी देशों से बना के रखना आता ही नहीं है। चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, चाहे नेपाल, चाहे मालदीव, हमने पड़ोसी देशों के साथ अपनी जो राजनयिक जितनी भी हमारी चाल या तुरपे हैं, उनसे कभी कोई काम नहीं हुआ। उसकी वजह हमारी डिप्लोमेसी में जो लोग हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं, एक बड़ा मुद्दा वो है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने जो हमारे, अगर हम छोटे, नेपाल छोटा सा देश है, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है
तो जैसे किसी ने कहा अगर आप इतने बड़े हो कि आप छोटों को अपनी जगह मान ही नहीं सकते, तो वो क्यों मानेंगे आपको? तो उनको ढूंढने की जरूरत, बराबरी जगह देते हैं। तो बेसिकली वो सब महसूस करते हैं कि जैसे कुछ हमारे यहाँ रिजर्वेशन वाले लोग हैं, उनको ऐसे लगता है भारत के लिए वैसे ही है। तो भारत के लिए किसी का प्रेम नहीं है हमारे पड़ोसी देशों में किसी भी तरह से, ना हमारे हमारे नेताओं के लिए उन्हें श्रद्धा है। नेहरू जी की बात अलग थी, इंदिरा जी तक ठीक था। इंदिरा जी जो थी वो अफ्रीका की नेता मानी जाती थी, दुनिया की नेता मानी जाती थी। उसके बाद से भारत नेतृत्व खत्म होना शुरू हो गया है और पड़ोसी देशों में तो कभी कुछ किया ही नहीं। हमने तमाम जो हमारे राजनयिक थे जो बात करता रहा, जो पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश वाले, श्रीलंका वाले, नेपाल वाले, सबसे मुझे ये लगा कि हम लोग हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम क्या हो। अगर तुम क्या हो तो फिर कैसे रिश्ता बनेगा हमारा रिश्ता। और जी चीन क्या कहता है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, पहले प्रलोभन देता है, काफी काफी बड़े बड़े प्रलोभन देता है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे रास्ता बनना शुरू होता है। तो ये जो कमजोरी हमारी राजनयिक की है वो आज की नहीं है, वो हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुकी है। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है और मुझे लगता है कि उन्होंने एक नया रास्ता खोल दिया, हमारे फायदा तो एक अच्छी बात है मान लीजिए। क्योंकि अगर चीन ने उनका सुनना शुरू किया, और लेकिन बुरी बात ये हो सकती है कि क्या क्या बांग्लादेश अच्छा यहीं से होकर बांग्लादेश, तब मुश्किल होगी। लेकिन अगर चीन कहता है हमारे पास तो पोर्ट है इधर लेके आओ, तो वहाँ दूसरा प्रेशर वहां से पड़ेगा कि बांग्लादेश अपना पोर्ट उनके लिए खोल देता है, तो उसका हम पे क्या असर पड़ेगा। तो उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन होंगे, लेकिन छोटा इम्प्लीकेशन ये होगा कि अगर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है नॉर्थ ईस्ट पे, तो उससे देखिए तमाम तरह की संभावनाएं निकलेंगी और हमारे राजनयिक कैसे उसका ख्याल करते हैं उस पर बात बनेगी। लेकिन जो राजनय है वो डायनेमिक है, वो स्टैटिक नहीं रहेगा। हम लोग मान के चलेंगे ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी लोगों से बात करता हूँ मुझे ताज्जुब होता है हम कैसे सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। अपनी ताकत, अगर हम अपनी ताकत ओवर एस्टिमेट करेंगे, दुश्मन की ताकत अंडर एस्टिमेट करेंगे, बड़ी मुश्किल है। तो ये जो है ये बहस चलती रहनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर ये खुली बहस हो तो शायद फिर कुछ नतीजे दिखने के लोग समझना शुरू करेंगे। अब देखिए रायसीना डायलॉग होता है, वहां भी मुझे लगता है कि हम अपना दम बचा उसको छुपा नहीं पाते। वो जो है जी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जी जी। थैंक सो मच सतीश भाई, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।